नमस्कार बच्चों, मैं महेंद्र सिंह टवानिया, राजस्थान पब्लिक स्कूल शंकुर रोड सादुलपुर चूरू। आज हम कक्षा 10 में अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान में पहला पार्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। देखिए, स्वर्णिम कैसे भारत रहा। भारत का इतिहास और संस्कृति है वह प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है, और भारत है वो विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया कैसे? क्योंकि उस समय हमारे देश में खनिज संसाधनों, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और विश्व के अंदर हमारा देश हर क्षेत्र में, उद्योगों में, इनमें सबसे अव्वल था। इसलिए हमारा देश भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाया। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, जैसे वसुदेव कुटुंबकम तथा सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया करना, ये हमारे देश का आदर्श वाक्य था। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, एक तो होता है खनन, एक होता उत्खनन। खनन जो खनिजों से संबंधित, उत्खनन कुछ गहराई पर, जैसे पुरातात्विक विभाग जिसमें कोई सभ्यता कौन से वर्षों में हुई थी, किस सन में हुई थी, कितने वर्षों पहले हुई थी। जैसे अगर हम बात करें भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, उसके दो शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, इस प्रकार के अवशेषों की पुरातात्विक इतिहास वाले हैं वो खोज करते हैं। तो उसके बाद में समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर भी कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करना, ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक पहुँचे। हमारे भारत से बाहर व्यापार के लिए, अपने साम्राज्य और संस्कृति को स्थापित करने के लिए धीरे धीरे हमारे देश में नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित हो गई। सिंधु नदी में आज से 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख भी मिलता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा देते हैं कि 6000 वर्ष पहले भारत में इस प्रकार के जलयानों का निर्माण माना जाता है कि हो गया था। तो इस प्रकार से धीरे 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 हम सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता, संस्कृति का भी हम भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न जनपदों का अस्तित्व भी दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। लोह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन किया। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, आते आते जनपदों, महाजनपदों के रूप में, ये जनपद थे वो महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। महाजनपद क्या थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में सार्वभौमिक सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र छोटे छोटे बड़े बड़े राज्यों में विभक्त था, और ये राज्य उत्तर वैदिक राज्यों की अपेक्षा बहुत बड़े शक्तिशाली राज्य थे। यानी जिसमें महाजनपद, यानी 6ठी शताब्दी यानी महाजनपद काल का समय था 600 ईस्वी से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व का समय था, वो महाजनपद काल का समय था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें हम क्या कहें, महाजनपदों की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न ध्यान रखें, क्योंकि बीच बीच में आपको बता रहा हूँ कि जो पहला जो लेसन है, यानी पहला जो पाठ है, पहला जो अध्याय है,
पहला जो अभ्यास के लिए हम चर्चा कर रहे हैं यह 5 अंक का है, यानी कि बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर के 2 प्रश्न 5 नंबर के आएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भारत में महाजनपदों की संख्या 16 थी। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ था उसके अनुसार। तो जैसे यहाँ दिखाया गया है कि 16 महाजनपद है, जिसमें राजधानी काशी की वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अंग, ये स्क्रीन के सामने जो आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये कंबोज 16 महाजनपद थे। और इस प्रकार से 16 महाजनपदों के भी 2 प्रकार बताए गए थे, जिसमें राजतंत्र और गणतंत्र। तो इस प्रकार से इनके बारे में देखिए, आगे हम चलते हैं। फिर इसके बाद में आता है महाजनपदों के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद में हम राजस्थान में हैं, राजस्थान के में भी ऐसे कोई जनपद हुए थे क्या, उनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आप देखिए, राजस्थान के प्रमुख जनपदों में अगर बात करते हैं, राजस्थान में भी जनपदों का उदय है, यानी उदय यानी विकास कहें, वो भी देखने को मिलता है। जैसे यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब, सिवी, अर्जुनाई, इस प्रकार की जातियाँ जो भारत में आई थी, राजस्थान में भी। तो राजस्थान के जांगल जो प्रदेश था वो वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर के जो जिले हैं, महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी आई छत्रपुर, यानी वर्तमान में नागौर का जो क्षेत्र है। नागौर को प्राचीन समय में महाजनपद काल में जांगल प्रदेश की राजधानी आई छत्रपुर थी, जिसको वर्तमान में नागौर कहते हैं। इसके बाद में मत्स्य आता है। वर्तमान में जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो उस समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद के नाम से जाना जाता था। सरस्वती में ये विस्तार, चंबल के पास की पहाड़ियाँ, सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र, फिर सूरसेन आता है, आधुनिक ब्रज क्षेत्र, महाजनपद काल, फिर सीवी आता है। ये तो इस प्रकार के प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षा में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान में कितने महाजनपद हुए थे, 4, उनके नाम बताइए। तो आप इस प्रकार से आप उनके नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव, इस प्रकार की जो भी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो 16 महाजनपद बताए गए थे, उसके बाद में जो समय बीतता गया तो मौर्य वंश या जो भी इतने बताए गए हैं इनके बारे में, मौर्य वंश 16 महाजनपदों में से एक मगध का साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हुआ था। और उसके बाद में आविर्भाव को उदय हुआ था, हर्यक वंश के रूप में हुआ था। कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पे अपना अधिकार, आधिपत्य है वो स्थापित कर लिया था। मौर्य वंश की जहाँ तक अगर स्थापना की बात की जाए तो 326 ईस्वी पूर्व में के लगभग मगध की राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद शासनारूढ़ यानी शासन पर विराजमान था। तो उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी ध्यान रखिए, राजवंश मौर्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त प्रकट हुआ और एक नवीन राजवंश मौर्य की स्थापना की। उसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी के बीच में। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था और अंतिम शासक था घनानंद, को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासन पर बैठा। उसके बाद में इन्होंने अलग अलग राज्यों पर, अलग क्षेत्रों पर, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्याचल, इनके ऊपर इन्होंने शासन किया। उसके बाद में था बिंदुसार, और बिंदुसार है जिसने शासन 298 ईस्वी से 272 ईस्वी के बीच में किया था। फिर आता है अशोक, जो कि इतिहास प्रसिद्ध एक शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य था उसी प्रकार से, जिसने 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक
जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। तो आप देख लीजिए कि डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत है, वो बिंदुसार के समय में था। इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि बिंदुसार के समय में कौन सा विदेशी शासक या राजदूत भारत में आया था। तो डियानीसियस नामक जो था मिस्र का, वो आया था। अशोक है, अशोक को भी अलग अलग उसके अभिलेख थे। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुजरा अभिलेखों से उसका नाम अशोक मिलता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अशोक का नाम कौन से अभिलेखों में मिलता है, तो बोर्ड की परीक्षा से संबंधित बीच में प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं। मास्की और गुजरा अभिलेख थे, उसमें अशोक का नाम मिलता है। उसके बाद में कश्मीर, अशोक ने कश्मीर, खेतान के अनेक क्षेत्रों पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इस प्रकार से उसके बाद में आता है कि अशोक की एक पुत्र और एक पुत्री थे, महेंद्र और संघमित्रा, जिन्होंने बौद्ध धर्म अशोक ने ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद में। क्योंकि कलिंग युद्ध में जब संहार देखा, लोग मैदान में मर रहे थे, चिल्ला रहे थे, नदियाँ बह रही थी खून की, उसके बाद में उसने दिल पसीज गया यानी पिघल गया। उसके बाद में उन्होंने अपना हमेशा के लिए युद्ध है वो त्याग दिया, शराब, नशा, ये सब। उसके बाद में देखिए अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य का पतन। उसके बाद में मौर्य प्रशासन में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे। वो 7 अंग कौन कौन से थे मौर्य साम्राज्य में? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। इस प्रकार के प्रश्न भी जो आते हैं मौर्य प्रशासन में कौटिल्य ने कौन से 7 अंग बताए हैं, निर्दिष्ट किए हैं, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में केंद्रीय प्रशासन, समाहर्ता, ये अलग अलग पद हैं इसमें। प्रांतीय प्रशासन, नगर शासन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बच्चे नोट करें कि मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन में क्या आएगा? पहला बिंदु होगा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में समाहर्ता, संनिधाता, फिर दूसरा आता है प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार से था, तीसरा उसमें आता है नगरीय प्रशासन या नगरीय शासन के बारे में, नगरीय प्रशासन आता है। उसके बाद में उसकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी कि वो अपने साम्राज्य की, अपनी प्रजा की किस प्रकार से वो रक्षा करते थे। पैदल, अश्व, हाथी, रथ, इस प्रकार की उनकी सेनाओं का समूह था। न्याय व्यवस्था, धर्मस्थलीय न्यायालय की स्थापना की गई। उसके अंदर इसमें न्याय व्यवस्था में पहला बिंदु आता है धर्मस्थलीय। कंटक शोधन, इस प्रकार के मौर्य काल में प्रश्न छोटा पूछ लिया जाए कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो कहा जा सकता है कि अच्छी नहीं थी, फिर भी समृद्धि काल की अगर अपेक्षा से अधिक अच्छी स्थिति थी। पुनर्विवाह और विवाह की अनुमति थी उनमें। ये मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, प्रारंभिक राज्य और राजधानियों के बारे में इस मानचित्र में अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य, जैसे कंबोज, गंधार आज वर्तमान में अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो गांधार का है। महाभारत में भी नाम आता है इस प्रकार से, गांधार नरेश के नाम से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आज वर्तमान में है वो अफगानिस्तान में। कुरु, मत्स्य, घुमरू, मथुरा है, सूरसेन, अमनी, मगध, इस प्रकार से आप इनके बारे में आप देख सकते हैं भारत के। तो आप देखो इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, जैसे उज्जैन, तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाटलिपुत्र, तोसाली जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो आप देखिए उड़ीसा, झारखंड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में श्रवणगिरी, वर्तमान में अगर बात करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का, तेलंगाना का जो क्षेत्र है यहाँ। उसके बाद में आप देखिए बंगाली खाड़ी, ये आ गए क्षेत्र। उसके बाद में देखिए आगे, फिर यहाँ देखिए अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप है कि ये कटोरे आकार का, उल्टी कटोरे को हम उल्टा रखते हैं, इस आकार में है देखिए ये। उसके बाद में देखिए अशोक स्तंभ है, सामने से 3 दिखाई देते लेकिन चारों तरफ से हैं। ये कुछ उनकी भाषा थी उस समय की, तो कुछ विद्वानों को मानना है कि भाषा आज तक भी पढ़ी नहीं गई है। और फिर अशोक का साम्राज्य के बारे में दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से। 263 ईस्वी पूर्व से
232 ईस्वी पूर्व में। और इसको देखिए जो कौन कौन से क्षेत्र हैं, काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में हैं। इनकी शिलालेख दिखाए गए हैं यहाँ वर्तमान में, जैसे शिलालेख है अशोकी, लाटें, स्तूप, लघु शिलालेख, गुड्ढा, इस प्रकार से इसमें दे रखे हैं। शुंग वंश आता है उसके बाद में। शुंग वंश की स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये भी प्रश्न आते हैं कि भी शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। फिर उसके बाद में सातवाहन वंश के बारे में आता है। दक्षिणी भारत में आंध्र, गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटी क्षेत्र में इनका क्षेत्र आता है कि उस समय उनका शासन उस समय था। इसके बारे में देखिए आप ध्यान से। फिर ये आता है सातवाहन काल के बारे में, कौन कौन से आते हैं इसके बारे में। गुप्त साम्राज्य जो कि 275 से 550 ईस्वी के मध्य में। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आता है और उसके बाद में समुद्रगुप्त आता है, और जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस बात को आप पढ़ेंगे कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को जाता है। इसका साम्राज्य सांस्कृतिक केंद्र, समुद्रगुप्त के समय की सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में प्रश्न आता है कई बार। चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसका 380 से 422 ईस्वी के मध्य। और इसके बाद में कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, सकंदगुप्त, इनके बारे में देखो, इनका अलग अलग साम्राज्य के बारे में। समुद्रगुप्त का साम्राज्य कौन सा था, ये इनके बारे में। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, गुप्त कालीन समाज कैसा था उसके बारे में दिखा रखा है। तो ये चीज़ें आप शॉर्ट में पढ़ेंगे और इनका आप अध्ययन करें। साथ साथ में बीच बीच में आपको मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल बनाया गया है MS टूहानिया के नाम से, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके बाद में आइकन बटन दबाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हम इस वीडियो को और बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस चीज़ों को देखते रहें और आगे देखिए। इस बात में यहाँ साम्राज्य के बारे में दिखाया गया है। पाल वंश, उसके बाद में पाल वंश आता है, राष्ट्रकूट वंश आते हैं और गुर्जर प्रतिहार शासक आते हैं। इनके बारे में आप पढ़ना ध्यान से। चोल वंश, उत्तरकाली चोल साम्राज्य प्रशासन के बारे में। उसके बाद में आप देखिए इसके मानचित्र ज़रूरी है, क्योंकि मानचित्र भी इसमें आप आते हैं 5 नंबर का। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और चोल साम्राज्य का है, उस चित्र माध्यम से दिखाया गया है। ये चोलकालीन मंदिर है, कितने सुंदर उस समय के बनाए गए थे, आप ध्यान से देखेंगे। फिर यह नटराज की शिव की जो प्रतिमा है वो भी दिखाई गई है। चोल कला के साम्राज्य समाज कैसा था उस समय का, ये मानचित्र में दिखाया गया है। मथुरा, गुप्त साम्राज्य, लिपि, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तो आप देखेंगे। पल्लव वंश आता है संक्षेप में। और उसके बाद में आप देखिए पल्लवकालीन मंदिर कौन से थे। चालुक्य वंश, ब्रह्मादि आक्रमण, आत्मा और शक, हूण, कुषाण, शक, इनके बारे में आता है। उसके बाद में आप देखिए हूण आते हैं, हूण के बारे में। कुषाण वंश जो उन्होंने भी शासन किया था, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था इनके बारे में इतिहास, लेकिन संक्षेप में इस मानचित्र के बारे में दोबारा देखेंगे कि कुषाण साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है। विम कडफिस द्वितीय जो भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था और शैव मत का मानने वाला था। तो इन चीज़ों को देखें। कनिष्क आता है, ये भी इतिहास प्रसिद्ध शासक रहा है। और इसके बाद में आत्म सातीकरण भी आते हैं। इनके कुषाणकाली सिक्के किस प्रकार के, देखिए आप देखिए इन सिक्कों को देखिए ध्यान से, और दिखाया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये कनिष्क का चित्र है। और उसके बाद में ये सार रूप में हमने पाठ पढ़ा है और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, प्रश्न हैं, इनको भी आप देखेंगे गौर से कि किस प्रकार से ये जो अभ्यास के से पहले महत्वपूर्ण जो बिंदु आते हैं इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं अभ्यास के, जैसे राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न दिखाए गए हैं, इनको भी आप नोटबुक में साथ साथ में करते रहें, समझते रहें। महाजनपद में अशोक धम का क्या अर्थ होता है, इनके बारे में। और अंत में देखिए आप इस प्रकार के छोटे बड़े प्रश्न आते हैं। तो शायद जहाँ तक मेरा मानना है वीडियो आपको पसंद आएगा। बच्चों को 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, तो आपको वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो है वो बना सकें। और हम राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय शंखू रोड, सादुलपुर, जिला चूरू
संपर्क के लिए 01559 225 212 94 143 67 951 94 143 67 951 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारी संस्था के बारे में भी हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।